ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े रहने की आदत नहीं है, आदमी को ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ज़मीन पे खड़े रह करके बात कर रहा हूँ। आज गायत्री परिवार एवं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस मोटिवेशनल कार्यक्रम में उपस्थित वनांचल शिशु विद्या मंदिर के माननीय आचार्य जी, सुरेश जी, उपस्थित प्रकोष्ठ के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, इस स्कूल के सभी आचार्यगण, उपस्थित सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे उपस्थित पत्रकार भाई और मुझे लग रहा है कुछ अभिभावक भी अगर यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आपके बीच आ पाया हूँ। स्कूल का या कॉलेज का या बच्चों के साथ इंटरेक्शन का कोई भी अगर मौका होता है, जनरली मैं उसको ना नहीं कहता हूँ। कई बार समय की अभाव में मैं जा नहीं पाता हूँ या कभी कभी कम समय दे पाता हूँ, परंतु ये बहुत ही क्वचित हुआ होगा कि किसी संस्था द्वारा या किसी स्कूल द्वारा मुझे बुलाया गया है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मैं नहीं जा पाया हूँ। तो जैसे सुरेश जी बता रहे थे कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पिछले बार एक बार उन्होंने समय मांगा था, परंतु मेरी प्रोफेशनल एंगेजमेंट के कारण मैं नहीं आ पाया था आपके बीच। तो इन्होंने फिर आज दोबारा आपके बीच मुझे आने का मौका दिया है, इसलिए मैं सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आकर के मैं बहुत ही खुश, अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि न सिर्फ इस हॉल में आप सभी लोग खचाखच भरे हुए हैं, गर्मी है, उमस है, बावजूद उसके आपके चेहरों पर जो खुशी है वो मैं देख पा रहा हूँ। और साथ ही हमारे छोटे छोटे भाई लोग बाहर भी बैठ करके इस भाषण को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने जुनून और उत्साह के साथ यहाँ पे उपस्थित है। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सुरेश जी ने इस कार्यक्रम का मकसद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप सभी के बीच रखा, मुझे भी उन्होंने अवगत कराया आज भी, और जब मेरे पास इस कार्यक्रम की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए थे तब भी उन्होंने मुझे संक्षेप में इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम का जो मकसद है इसके बारे में मुझे उन्होंने बताया था। मैं कुछ एक बिंदुओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे सुरेश जी ने कहा कि यहाँ पे हमारी जो युवा है वो नशा के आदी हो रहे हैं। हजारीबाग में ये मैं बहुत ही खराब ट्रेंड देख रहा हूँ। पिछले 1.5-2 साल से मैं भी यहाँ एसपी के पद पर पदस्थापित हूँ। जो मेरे संज्ञान में बातें आई है या जब तक कार्रवाई हम लोगों ने जो की है, बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहाँ दिखता है, खास करके युवा लोगों में जो 14-15 साल से लेकर के 25-30 साल के बीच में जो हमारे युवा है। नशा पान बहुत खराब चीज होती है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा होता है। नशा केवल ड्रग्स, हेरोइन या ब्राउन शुगर का नहीं होता है, नशा शराब का भी हो सकता है। कोई लोग व्हाइटनर का नशा करते हैं, कोई लोग कप सिरप पी करके नशा करते हैं, और कई बार नशा करने के लिए जब पैसा नहीं मिलता है तो वो छोटे छोटे क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे चोरी करेंगे, कहीं पे छिनतई करेंगे, और वहीं से उनका क्रिमिनल बनने का जो सफर है वो शुरू हो जाता है, और अंतिमतः वो लोग जेल में जाकर के अपना इस सफर को खत्म करते हैं। तो आप सभी से मैं अपील करूंगा कि आपके आसपास में यदि इस तरह के कोई बच्चे हैं, कोई युवा है जो नशापान कर रहे हैं, उनको गाइड करने का आप काम करें। नजदीकी पुलिस स्टेशन में बताएं। आप जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उस परिवार के मुखिया को, उस परिवार के जो सदस्यगण हैं उनको बताएं। मुझे यकीन है यहाँ पे जो युवा बैठे हुए हैं इसमें एक भी युवा नशापान नहीं करता होगा। जिस प्रकार के संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार की बातें आपको हर
रविवार को यहाँ पे बताई जा रही है और आप सूर्य की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं, मुझे यकीन है बल्कि विश्वास है कि इसमें से एक भी बच्चा वैसा नहीं होगा जो नशापान कर रहा है। परंतु आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति, कोई आदमी नशा करता है तो त्वरित आप उसे बताएं कि इस तरह की बात गलत है और साथ ही साथ उसके अभिभावकों को, इस परिवार के सदस्यों को या पुलिस को आप तत्काल सूचित करें ताकि उसका जो नशा मुक्ति केंद्र तक का सफर है वो हम लोग करा पाए और उसे नशा मुक्त करने में हम लोग सफलता अर्जित कर पाए। दूसरी अहम बात मैं देख पा रहा हूँ कि आज के दिन हर किसी युवा के हाथ में मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल कितने लोगों के पास मोबाइल अपना है? अगर हाथ खड़ा करिए तो इधर बाहर के कितने लोगों के पास मोबाइल, हाथ खड़ा करिए। मोबाइल है आपके पास? कुछ लोगों के पास है, चलिए ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल कोविड के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई के लिए करना शुरू कर दिया है, परंतु ये एक दुधारी तलवार है। मोबाइल जितना अच्छा है आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके टीचर्स के साथ जुड़ने के लिए जितना आपको मददगार साबित होता है, उतना ही वो खतरनाक भी है। मोबाइल के चलते आज कई सारे अपराध जन्म ले रहे हैं और उसमें से एक मुख्य अपराध होता है साइबर अपराध। आप लोग साइबर अपराध के बारे में निश्चित रूप से जानकारी रखते होंगे, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपको हर रोज कुछ ना कुछ ज्ञान वर्धन यहाँ पे और अपने विद्यालयों में होता आ रहा है। जहाँ तक साइबर अपराध की बात है, साइबर अपराध केवल किसी को फोन करके पैसा मांगने से या पैसा छीनने से नहीं होता है। साइबर अपराध के कई प्रकार हैं। साइबर अपराध में आपकी आइडेंटिटी की चोरी हो सकती है, आपका फेक प्रोफाइल बना करके किसी और से पैसा मांगा जा सकता है, आपको किसी और द्वारा बैंक मैनेजर बन के फोन किया जा सकता है और आपका अकाउंट साफ किया जा सकता है। तो कई तरह के साइबर के अपराध होते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल की दुनिया है। आप विकिपीडिया पर जाएंगे, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स अगर टाइप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कई तरह के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी होगी और उससे कैसे बचना है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो सकती है। परंतु एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, अगर उस फॉर्मूला को आप यदि याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप लोग साइबर अपराध से अपने आप को विक्टिम होने से बचा सकते हैं, अपने आप को पीड़ित होने से बचा सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, पुलिस की स्पेलिंग सबको आती होगी। क्या है पुलिस की स्पेलिंग? वेरी गुड, POLICE। तो P से हुआ पासवर्ड। पासवर्ड अपना जो बैंक का है, चाहे फेसबुक का है, चाहे इंस्टाग्राम का है, चाहे अन्य किसी भी तरह का पासवर्ड है। पासवर्ड किसको बताना है? किसी को नहीं बताना है। पासवर्ड केवल अपने आप को याद रहना चाहिए या ऐसे जगह पे आप लिखे रहिए जिस जगह का एक्सेस केवल आपके पास हो। पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना है। पी से हुआ अगला शब्द ओ से वेरी गुड। ओटीपी का क्या मतलब हुआ? जो बैंक आपको पैसा ट्रांसफर आप लोग यहाँ से वहां करते हैं उसके लिए आपको एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अगला आदमी जितना आपको बोले कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मैं एसपी ही क्यों ना बोल रहा हूँ, ठीक है, परंतु आपको उस ओटीपी को शेयर नहीं करना है। याद रहेगा? P फॉर पासवर्ड, O फॉर L, अगला शब्द L से लिंक। कोई भी अननोन लिंक आप क्लिक नहीं करेंगे। आपके व्हाट्सएप पर अगर कोई लिंक आती है तो आप उस लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। आपके एसएमएस पे कोई लिंक आती है या आपके फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे किसी तरह की लिंक आती है जिसको बोला जाता है कि इसको दबाइए तो आपको 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे या आपको ये मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट खाली होगा। इसलिए किसी भी तरह का अननोन लिंक आपको क्लिक नहीं करना है। जहां आपने लिंक क्लिक किया आपका मोबाइल का एक्सेस
किसी और के पास चला जाएगा, रिमोटली आपका मोबाइल एक्सेस होगा, आप मोबाइल में जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो दूर 400 किलोमीटर बैठा हुआ आदमी आपके सारी हरकतों को देख सकता है। तो एल से लिंक। अब अगला शब्द आता है आई। आई माने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने आपकी अपनी पहचान। तो अपनी पहचान सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर उजागर नहीं करना है। आप जब भी अपना फेसबुक प्रोफाइल डालते हैं तो फेसबुक आपको 50 तरह के क्वेश्चन पूछता है। आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका रहने का जगह पूछेगा, आपका जेंडर पूछेगा, आपका रिलीजन पूछेगा, आपका रिलीजियस व्यूज पूछेगा। क्या जरूरत है फेसबुक को यह सब जानने की? यदि आपको फेसबुक पेज बनाना है तो कम से कम सूचना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आप डालते हुए फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या ट्विटर का पेज बनाएं और उसमें एक ऑप्शन आता है ओनली मी वाला सिलेक्ट करने का। प्राइवेसी सेटिंग में जाकर के हम लोग उस सूचना को केवल हम देख सकते हैं, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं देख सकता है। उस पर हम लोग लिंक क्लिक करें। साथ ही हमारे जो निजी फोटोग्राफ्स है, हमारे बहन के साथ में, हमारे मम्मी के साथ में, हमारे परिवार वालों के साथ में, उस फोटो को अपलोड करना से परहेज करें। कई बार आप देखे होंगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एआई का। अभी नया एक ऐप आया है मार्केट में एआई का। कोई बता सकता है क्या नाम है? चैट जीपीटी। बहुत होशियार बच्चे आप लोग। चैट जीपीटी अभी आया हुआ है। तो एआई टूल्स अभी इतने प्रोमिनेंटली मार्केट में फैल रहे हैं कि इस बच्ची का चेहरा और उस बच्ची का शरीर दोनों एक साथ करके एक तीसरा फोटो ये लोग तैयार कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपकी बहन का, आपकी मम्मी का, आपकी दादी का, आपकी नानी का या आपका किसी का फोटो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। उस फोटो को मॉर्फ करके कोई अश्लील वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में जो विक्टिम होते हैं वो बहुत तरह के प्रताड़ना से, बहुत तरह के परेशानियों से जूझते हैं। हमारे सुरेश जी ने कहा कि हमारे कई सारे बच्चे जो है डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आत्महत्या कई बार इन चीज़ों से भी बच्चे कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किसी तरह के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए, उसको किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या आजकल तो ये जो फोटोग्राफ्स है इसको मॉर्फ करने के लिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा जो एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, उसमें फ़ोटो डालना है, किसी और का शरीर लाना है, चिपका देना है और डन। आपके लिए वो परेशानी का लाइफ भर सबब हो सकता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इंटरनेट पे अपलोड किया हुआ कोई भी चीज़ वंस अपलोडेड इट इज़ देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। वो इनडेफिनाइट टाइम के लिए होता है। आप भले उसको डिलीट कर दीजिए, डाउन करवा लीजिएगा अपने वेबसाइट से। एक बार वो www में चला गया, वाइड वेब में, उसके बाद में उसको कोई भी नीचे नहीं उतार सकता है। आप गूगल पे टाइप करके देख लीजिए, आप अपना फ़ोटो अपलोड करके देख लीजिए और डिलीट कर दीजिए फेसबुक से, और फिर आप अपना नाम टाइप करके देख लीजिए गूगल पे, आप डिलीट किया हुआ फ़ोटो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो इतना भयंकर है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो मोबाइल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये दुधारी तलवार है। ये आपको मदद भी कर सकता है, लेकिन वही तलवार आपका गला काटने के लिए भी साबित हो सकती है। इसलिए आपको बहुत बच करके, बहुत संभल करके इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगला शब्द क्या आता है पुलिस में? फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। P फॉर, O फॉर, L फॉर, अब I फॉर, यस। अब C पे आते हैं कमेंट। हम लोग को एक बहुत ही ख़राब आदत लगी हुई है कि किसी भी चीज़ पे कमेंट कर देना है। फेसबुक पे किसी ने कुछ अपलोड किया नहीं कि हमने कमेंट कर दिया कि वाह भैया बहुत शानदार लग रहे हो, हाँ। या लड़की ने फ़ोटो अपलोड कर दिया तब फिर कुछ कहना ही नहीं है। 5000 लाइक्स, 2500 कमेंट, हाँ आप जान रहे हैं सब कुछ मैं क्या बात कर रहा हूँ। अनावश्यक कमेंट्स करना नहीं है। बहुत बार हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा है जिन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट पे कमेंट किया, वहाँ से बात बढ़ती गई और उसके बाद में वो वैसा कुछ कमेंट किया जिससे कि कानून टूट रहा है, कानून का हनन हो रहा है, और उसके बाद में उस आदमी को हमको पकड़ करके जेल भेजना पड़ा। तो किसी भी सब्जेक्ट पर जिसमें आपको पता नहीं है या जिस व्यक्ति से आपका जान पहचान नहीं है, अनावश्यक बेमतलब का फालतू कमेंट अवॉइड करना है। आई बात समझ में?
नहीं तो दिखा कहीं सुंदर लड़की का फोटो कि चले तुरंत कमेंट करने के लिए, करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं तो हमारी बहन बैठी हुई है, तुरंत शिकायत कर देगी पुलिस के पास में, जाइएगा जेल। समझे? आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आपको जो जिस प्रकार से यहाँ पे बातें बताई जाती है, परंतु आज जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए नहीं है। हमें साथ ही साथ YouTube पे कई हज़ार लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे जब ये वीडियो पूर्ण रूप से अपलोड हो जाएगा। और आप सभी से निवेदन भी है कि आप लोग जब अपने अपने घरों में जाए तो जो बातें आज आपको यहाँ पे बताई गई है, चाहे मेरे द्वारा बताई गई हो, चाहे आचार्य जी द्वारा बताई गई हो, सुरेश जी द्वारा बताई गई हो, या अन्य जितने मोटिवेशन शिविर में आपको इन बातों को बताया गया है, आप निश्चित रूप से उन बातों को अपने घर वाले, अगल बगल वाले सभी लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। अब आते हैं आखिरी शब्द पर। कौन सा है? ई माने इजी मनी। इजी मनी के पीछे भागना नहीं है। कई लोगों को अब तक कई ईमेल आ चुके होंगे जिसमें आप अब तक अरबपति बन गए होंगे। आए हैं आप लोगों को? कितने लोग आए? हाथ खड़ा करिए एक बार। देखिए आप लोगों को क्या कह के ईमेल आता है, कोई आप बताइए। पीला शर्ट भाई क्या बोलता है ईमेल में? हाँ, पैसा जीत सकते हैं। हाँ, आप पैसा जीत सकते हैं। कभी कभी आपको बहाना देगा कौन बनेगा करोड़पति का। अमिताभ बच्चन का भी आवाज़ रिकॉर्ड करके बोलेगा कि सौरव जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, वो सौरव जी को मांगता रहता है पैसा, बोलता है कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 25,000 पहले मेरे अकाउंट में डालो, तब मैं आपको 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करूँगा। अब बेचारे सौरव जी फंस जाते हैं लालच में। उनको लगता है कि साहब अच्छी बात है, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो 25,000 रुपये डाल देते हैं अकाउंट में। फिर अगला आदमी फ़ोन करता है कि अरे सौरव जी गड़बड़ हो गई, आपने जो पैसा डाला था वो बैंकिंग गेटवे में कहीं फंस गया है, तो आपको पुनः एक बार 25,000 रुपये डालना पड़ेगा। आपको एनीवे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और 25,000 रुपये डाल दीजिए। सौरव जी और ललचा जाते हैं, सौरव जी और 25,000 रुपये डालते हैं, और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है जब तक सौरव जी को एहसास नहीं होता है कि साहब हम ठगे गए हैं। अमिताभ बच्चन तो वहाँ कोई था नहीं, लेकिन कोई ठग वहाँ बैठ करके हमको 1-1.5 लाख रुपए को ठग लिया। तो इजी मनी के पीछे भागना नहीं है। क्या समझे? ईमेल पे आपको कई तरह के ईमेल्स आते हैं कि आप $1 मिलियन जीत गए हैं। कौन सा लकी ड्रॉ होता है, कौन सा सट्टा होता है जिसमें $1 मिलियन आपका नाम भी देगा, आपका फ़ोटो भी लगाएगा, उसमें एक पैकेज दिखाएगा कि इसमें आपका पैसा आ रहा है, आपका नाम भी देगा कि मिस्टर सौरभ कुमार। सौरभ कुमार का जो है उसमें नीचे पूरा एड्रेस वैड्रेस लिखा रहेगा। आप झांसे में आ जाएंगे, आपके साथ ठगी होना निश्चित है। इसलिए इन 6 सिंपल शब्दों को यदि आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने आस पड़ोस वाले लोगों को साइबर अपराध से बचा सकते हैं। हम लोग एक बार रिवीजन कर ले, चूँकि मुझे ये फीलिंग आ रहा है मैं स्कूल में आया हूँ तो मैं मास्टर जी की भूमिका में हूँ, और आप लोगों को जब तक पढ़ा के नहीं जाऊँगा तब तक मुझे रात में चैन से नींद आएगी नहीं। तो एक बार हम लोग पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पी माने, ओ माने, एल माने, आई माने, सी माने कमेंट, ई माने इजी मनी। इजी मनी के पीछे भागना नहीं है। अगर मैं इजी मनी के पीछे भागता आपके सामने खड़ा रह पाता? अगर यूपीएससी के लिए हार्डवर्क नहीं करता। मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। इंजीनियरिंग में जब ईमेल खोलते थे उस समय में, और वो एक नाइजीरियन फ्रॉड नाम का फ्रॉड चलता था, मेरे ईमेल पे इतने ईमेल आए थे कि मेरे ख्याल से मैं वो जो हमारा टेस्ला का मालिक है, क्या नाम है टेस्ला के मालिक का? इलॉन मस्क। जिस हिसाब से ईमेल मेरे ईमेल अकाउंट में गिरे हुए थे, उस सारे पैसे अगर मुझे मिल जाते तो शायद मैं इलॉन मस्क से भी अमीर आदमी बन जाता। ठीक है, परंतु उसमें से 1 रुपया भी मुझे मिला नहीं, ना ही मैंने वो रुपया पाने की चाहत रखी है। मैं सीधा इंजीनियरिंग के बाद गया यूपीएससी करने के लिए, वहाँ यूपीएससी की परीक्षा लिखा और आईपीएस बना, और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। कितने लोगों ने देखी है? हाथ खड़ा करिए। लगभग सब लोगों ने। कितने लोगों ने 2-3 बार देखी है? मैंने 20 बार देखी है। ठीक है, बाहर आप लोगों ने भी देखी है भाई, बाहर के बच्चे। 3 इडियट मूवी देखा है आप लोगों ने? देखा है? रैंचो वाली मूवी मेरा बेटा तो बहुत देखता है।
मेरा बेटा भी छोटा है, आपके साइज़ का ही है, 6.5 साल का। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखिए, चलो आपको मैं आचार्य जी को आपको मैं बोल दूंगा कि आप इनको 3 इडियट मूवी दिखाइए, बहुत अच्छी मूवी है। जिन लोगों ने देखी है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आपके मन में, आपके जो आंखें हैं मुझे बता रही, बहुत आपके दिमाग में, आपके आंखों में बहुत तरह के सपने हैं, लेकिन कई बार आपको आपके घर वालों के तरफ से, आपके स्कूल के तरफ से, आपके फ्रेंड्स के दबाव में कई बार आपको रास्ता बदलने पे मजबूर किया जाता है। किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को पायलट बनना है, तो किसी को आर्मी में बहाल होना है। परंतु कई बार आपके घर वाले बोलते हैं कि नहीं बाबू तुम ये नहीं, ये करोगे नहीं, या हमारी जो परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति है, वो अलाउ नहीं करती कि तुम इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में चले जाओ। तो मेरा आप सभी से एक सुझाव रहेगा कि 3 इडियट मूवी से और कुछ सबक ले ना ले, एक सबक आप निश्चित रूप से ले लीजिए, जो आपका पैशन है, जो आपका दिल चाहता है कि आप करें, अच्छा काम के बारे में बोल रहा हूँ, अच्छा काम, और जो अच्छा राह आप चलना चाहते हैं, जिस पे आप चलना चाहोगे उसी को आप चुन लीजिए। किसी और के प्रेशर में आकर के इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा जो रैंचो है वो क्या करना चाहता है, वो रिसर्च करना चाहता है, वो बोलता है कि इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे किसी ने डाला नहीं है इंजीनियरिंग में। किसी और के जगह पे जहाँ मौका मिलता था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 4th ईयर में भी जाके पढ़ाई कर रहा है। वही जो हमारा फोटोग्राफ़र होता है फरहान को इंजीनियरिंग में उसके पिताजी ज़बरदस्ती भेज देते हैं, हिटलर पिताजी, और उसको क्या करना रहता है, फोटोग्राफ़र। जब वो 10 साल के बाद मिलते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा फोटोग्राफ़र बन चुका होता है। वही अगर वो इंजीनियरिंग करता रहता तो कोई ना कोई कंपनी में अपना शिफ्ट में सुबह 10 से 6 वाला ड्यूटी करता रहता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको जिस चीज़ के बारे में पैशन है, पैशन समझते हैं, जुनून, जिस चीज़ को आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप में से कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो, आप में से कोई बहुत अच्छा कबड्डी खेलता होगा, आप में से कोई अच्छा पेंटिंग बनाता होगा, आप में से कोई अच्छा बोलता भी होगा, भाषण देता होगा, तो आप अपने जुनून को फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। कई बार आपको अड़चने आएंगी, आपके पेरेंट्स, आपके सहयोगी, आपके साथी आपको बोलेंगे कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, तो पीछे नहीं हटना है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ? ज़्यादा समय तो नहीं हो रहा है? एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। 2 भाई जो है, एक बड़ा भाई जो करीब 15-16 साल का होता है, और एक 7 साल का भाई जंगल में अपना खेल रहे होते हैं। तो जंगल में जब खेल रहे होते हैं तो जंगल में कुआं होता है, कुआं दिखता नहीं है, बड़ा भाई कुएं में गिर जाता है। अब जो है वो छोटा भाई परेशान होता है कि भाई ये बड़ा भाई जो है वो पानी में गिर गया, कुएं में गिर गया, अब इसको कैसे क्या करें, निकाले। तो फिर वो अपना खोजबीन करता है, कहीं रस्सी मिलती है, वो रस्सी डालता है और बहुत जद्दोजहद करके उसको बाहर निकालता है। जब घर जा कर के ये बात अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोस वाले लोगों को बताता है, तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि भाई 15 साल का जो बच्चा है वो उसको 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा कैसे बाहर निकाल सकता है? क्या सही बात है? किसी को भी यकीन नहीं होगा। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे जो समझ में आया वो मैंने किया, मुझे लगा कि भैया डूब रहे हैं, मैंने कहीं से रस्सी लेके आया, मैंने डाला, और जितना जद्दोजहद करके मेरे में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति मैंने इस्तेमाल करके भैया को बाहर खींच के निकाला, और भैया आज जिंदा बाहर आ गए हैं। तो उस समय इस घटना से आपको एक सीख मैं देना चाहता हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि वहाँ अगर और 4 बच्चे छोटे छोटे होते उसी साइज़ के, तो उसको बताने के लिए कोशिश करते कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता है। उस बच्चे के आसपास में कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको बता पाता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, और इसीलिए उसने उस काम को करके दिखा करके उस अपने भाई की जान बचा ली। तो आपके सामने जब कोई ऐसा निगेटिविटी फैलाने वाला आदमी मिले जो आपको बोलेगा कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, तो कान बंद कर लेना है, वहाँ से चल देना है। बाबू तुमसे सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। जो चीज़ तुम ठानोगे वो चीज़ तुम कर दिखाओगे,
वो छोटा 6 साल का बच्चा इसलिए अपने बड़े भाई को बाहर निकाल पाया क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। उसको लगा मैं कर सकता हूँ, उसने कर दिखाया। आप लोग भी इस स्टोरी से यही सीख ले लीजिए कि कोई कितना भी बोले आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे, उनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, वहाँ से आप हट जाइए दूर और अपने जो लक्ष्य आपने रखा हुआ है उसके ऊपर आप एकाग्र हो जाइए, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप प्रयासरत रहिए। आपको अर्जुन की स्टोरी पता होगी। बाकी सभी शिष्यों को गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। किसी ने बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे फल दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे पक्षी दिख रहा है। अर्जुन जी ने क्या कहा? केवल मुझे पक्षी की आग दिख रही है। तो उस तरह का कंसंट्रेशन आप सभी के बीच में होना चाहिए। आपको केवल आपका ध्येय, आपका मकसद, आपका एम दिखना चाहिए। जो आपको पक्षी की आँख है वो दिखनी चाहिए और वो जब दिखेगी तो निश्चित रूप से उस आँख पर आप निशाना साध पाओगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई एक टॉपिक्स को आज यहाँ टच कर लिया है। जाते जाते मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने मन की आप बात अपने पैशन के मुताबिक ज़रूर करिए। साथ ही इसका मतलब ये नहीं कि एसपी अंकल बोल के गए तो अब माँ बाप की बात मानना ही आप लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, माँ बाप बड़े होते हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, उन्होंने ज़्यादा परेशानियाँ झेल करके आपको बड़ा किया हुआ है, पाल पोस के आपको और बड़ा करेंगे। तो उनकी जो अच्छी बातें हैं, और माँ बाप कभी ख़राब बातें आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको जो लगता है कि ख़राब आपके लिए है शायद वो आपके लिए ख़राब ना हो, तो उस बात को भी आपको मान के चलना है। अपने पैशन को आपको पकड़ के रखना है और अपने पेरेंट्स की जो भी बात है उसको आपको मानते हुए आगे का अपना क्रियाकलाप करना है। पुनः एक बार मैं गायत्री परिवार के सभी सदस्यगणों को, हमारे आचार्य साहब को, हमारे सुरेश जी को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप सभी जितने उत्साही है, आप जितने मोटिवेटेड दिख रहे हैं, मुझे निश्चित यकीन है कि अगले आने वाले कुछ सालों में मेरे इस जगह पे आप में से कोई ना कोई एक बंदा यहाँ के खड़ा रहेगा। पुनः एक बार मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे साथ एक बार बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।